मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप बहुत ही बढ़िया होंगे, चुस्त दुरुस्त एकदम फिट बढ़िया स्वस्थ मंगल होंगे। और हमारे साथ जो हमारी लगातार क्लासें जो चल रही हैं, कक्षा 10 की 12 की बोर्ड परीक्षाएं जो आगामी सत्र में हमारे 2025 में होने वाले हैं, जो उनकी हम तैयारी करा रहे हैं, हमारे साथ आप भी कड़ी मेहनत के साथ जो हमारे अध्यापक गण आपके लिए लगे हुए हैं, आपके सफल जीवन के लिए, बेहतरीन नंबर के लिए, जो लगातार हम लोग या नए नए वीडियो नए नए टॉपिक पे नए नए बिंदुओं पर ला रहे हैं और कैसे क्या लिखना है इनको समझा रहे हैं। आप हमारे साथ इन सभी वीडियो को जरूर देख रहे हो और अधिक से अधिक लोग को शेयर भी कर रहे हो। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, बिंदु है जिसपे आज हम लोग चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, सीखेंगे, वह है हिंदी गद्य की एक दो प्रसिद्ध जो हमारी विधाएं हैं। एक हमारा है पत्र लेखन, दूसरा हमारा निबंध लेखन। यानी पत्र और निबंध लेखन को आज हम लोग सीखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, कितने नंबर का आना है, कैसे क्या आदि को आना है, इनको जानेंगे समझेंगे। तो आइए हम अपने बिंदु पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप लोग दबाकर हमारा ये जो वीडियो है इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जो नए वीडियो लेके आए या लाइव हमारी जो क्लास होती है उसको भी आप अटेंड कर सकें। अब आइए समय न गवाते हुए चलते हैं अपने आज के बिंदु के अपने टॉपिक के ऊपर और टिप्पणी करते हैं नई नई चीजों पर। देखिए दिया गया सबसे पहले आपको निबंध पत्र एवं निबंध लेखन। जी हाँ, क्या है बेटा, पत्र एवं निबंध लेखन, विधि नियम एवं उदाहरण। यानी कि हम लोग आज विधि नियम उदाहरण के माध्यम से विधि कैसे क्या है, नियम क्या कहता है, इसके बारे में भी जानेंगे और उदाहरण भी जानेंगे। किसके लिए? कक्षा 10 के लिए है ये, ठीक है। अब आइए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले देखिए पत्र लेखन जो है बेटा हमारा वो 4 नंबर का आना है। देखिए दिया गया 4 नंबर का एक, आपका 2 दिया गया था, 2 पत्र लिखने के दिए गए थे, अथवा में किसी एक को लिखना होता है जिसपे आपको 4 नंबर निर्धारित है, आपको दिया जाएगा सही होने पर। अब देखिए सबसे पहले पत्र कागज या किसी अन्य माध्यम पर लिखा गया संदेश होता है या अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने का एक तरीका है। पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। पत्र लेखन 2 लोगों के बीच संचार करने का एक तरीका होता है। यह तो हो गया कि पत्र क्या है, उसकी परिभाषा हो गई। अब इसके साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं सबसे पहले पत्र के प्रकार। जी हाँ बेटा, हम लोग क्या बात करेंगे, पत्र के प्रकार। पत्र के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र। जो हमको देखने को मिलता है, कौन कौन से मिलता है बेटा? पत्र के हमारे 2 प्रकार देखने को हमको मिलते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र जो है हमारा। अब आइए औपचारिक पत्र के ऊपर हम नजर डालते हैं। औपचारिक पत्र क्या है बेटा? तो औपचारिक पत्र देखिए, औपचारिक पत्र हमारा जो होता है सबसे पहले, या ऑफिशियल पत्र भी हम कह सकते हैं, जब हम किसी अधिकारी या किसी पद के लिए लिखते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी पद पर आश्रित है, उससे किसी कार्य को लिए, तो औपचारिक पत्र है। अब आइए उसको पहले और अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले देखिए औपचारिक पत्र औपचारिक भाषा में लिखा जाता है। औपचारिक भाषा क्या है? एक तरीके का जो उसका भाषा होगा, एक लैंग्वेज में, यानी कि आप खुले मन से लिख सकते हैं। उसकी एक स्पेशल एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, उसी भाषा में लिखना होगा उसको। औपचारिक भाषा जिसको हम लोग कहते हैं, एक निश्चित प्रारूप का पालन करता है। इसका एक निश्चित प्रारूप होता है कि इसी प्रारूप में, इसी स्टाइल में, इसी फॉन्ट में आपको लिखना है, या औपचारिक होता है। इसी के साथ या आधिकारिक उद्देश्यों के लिए होता है। जैसे हमने बताया कि क्या होता है, या किसी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए होता है, किसी अधिकारी के लिए, किसी पद पे आश्रित किसी व्यक्ति के लिए, स्पेशल किसी एक आदमी को लिखा जाता है, या औपचारिक हो गया। इसमें सिफारिश पत्र, जांच पत्र, शिकायत पत्र, कवर पत्र आदि क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये आपका औपचारिक है। जब आप किसी शिकायत के लिए, किसी जांच के लिए, किसी कार्य हेतु आप अपने कार्य को किसी अधिकारी द्वारा या किसी पद पर आश्रित मंत्री आदि को लिखते हैं या विधायक आदि को लिखते हैं, तो यह आपका औपचारिक पत्र होता है। अब आइए पढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र। देखिए औपचारिक पत्र जैसा कि हमने जाना
जो हमारा औपचारिक पत्र होता है वह औपचारिक भाषा में होता है, तो उसी का उपयोग कर दीजिए, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा जाता है जिसके साथ आपका अनौपचारिक संबंध है, अर्थात कि जो हमारा अनौपचारिक संबंध का अर्थ यहाँ पर इससे है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को लिए लिख रहे हैं जिससे बात करने के लिए या जिससे अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को साझा करने के लिए आपको यह विचार नहीं करना है कि क्या उसमें लिखना उचित या अनुचित है। वह आपका मित्र हो सकता है, आपका कोई घनिष्ठ व्यक्ति हो सकता है, आपके परिवार का कोई सज्जन हो सकता है, या आपके कोई रिलेटिव आदि रिश्तेदार हो सकते हैं, या इनके लिए लिखा गया पत्र अनौपचारिक होता है। इसी के साथ साथ दिया गया क्या कि इसमें किसी भी तरह की औपचारिकता की जरूरत नहीं होती है। इसमें याद रखिए, इसको लिखने के लिए किसी भी औपचारिक भाषा या औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोई कार्यालयीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका इस्तेमाल किसी से बातचीत करने, बधाई देने, सलाह आदि के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या क्या है, बधाई देना, सलाह देना, मुबारकबाद देना, कोई खुशखबरी देना, कोई सूचना आदि को देने के लिए इस भाषा को, इस अनौपचारिक पत्र का प्रयोग किया जाता है। किसी अपने खास व्यक्ति या घनिष्ठ व्यक्ति के या किसी से बात करने के लिए ऐसे पत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब आइए हम इसके बाद चलते हैं अपने आगे टॉपिक पर और जानते हैं हमारा जो आपका पत्र के और जो है उसको जानते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि भाई अब अपने आगे बिंदु के ऊपर चलते हैं। क्या है आपका, अब आइए दिया गया सबसे पहले कुछ और चीजें उसको देखते हैं। क्या दिया गया है कि अच्छे पत्र के गुण क्या होते हैं उसको समझिएगा। अच्छे पत्र के क्या क्या गुण होते हैं उनको जानना भी जरूरी है। क्या क्या होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस भाषा में या कैसे क्या लिखना चाहिए, इसको देखिएगा। दिया गया है सबसे पहले अच्छे पत्र की जो प्राथमिकताएं हैं, जो गुण है, कुछ ये सिद्धांत जो है उसको देखिए क्या है। सबसे पहले दिया स्पष्टता, स्पष्ट होना चाहिए। संक्षिप्तता, छोटा होना चाहिए। पत्र सदैव स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, उसमें गोल मटोल की बातें घुमा फिरा के आदि तरीके का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पूर्णता, और छोटे में ही पूर्ण होना चाहिए। याद रखिएगा ये नहीं कि आधा अधूरा लिख दिए आधा अधूरा बाद में। और शुद्धता होनी चाहिए, भाषा में शुद्धता होनी चाहिए। सरलता, ऐसे भाषा का प्रयोग करें कि जिससे सामने वाला भी समझ सके। विचारों की क्या सुस्पष्टता, आपके जो विचार है उसकी भी स्पष्टता उसमें साफ दिखानी चाहिए। प्रभावता यानी कि आपकी जो लेख है वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि सुंदर, स्पष्ट, शुद्ध हो, आपके विचार भी स्पष्ट हो रहे हो एवं वह सामने वाले के ऊपर प्रभावित भी हो। एवं केंद्र का मुख्य विषय, एवं केंद्र का मुख्य विषय का क्या अर्थ है? केंद्र का मुख्य विषय का आशय बेटा आपका यह है कि जो भी आपका मुख्य विषय है जिसलिए आप पत्र लिख रहे हैं उसको आप सबसे पहले ही लिख दें, ताकि जो आपकी ये पत्र है उसका आशय पहले ही स्पष्ट हो जाए कि आप किस लिए इसको लिख रहे हैं। अच्छे पत्र के कुछ और गुण क्या होते हैं? पत्र में विचारों को सीधे और स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। पत्र में किसी भी जरूरी बात होनी चाहिए जो पाठक को पता होनी चाहिए। सभी जरूरी बात जो है पाठक को पता होनी चाहिए कि ये पत्र लिखने का आपका आशय क्या है। पत्र में अनावश्यक विवरण और बोल बातों को ये सब नहीं करना चाहिए, इनसे आपको बचना चाहिए। पत्र में सरल और छोटे वाक्यों का प्रयोग करके पत्र को लिखना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए। पत्र में मुख्य बात आरंभ में ही लिख देनी चाहिए। इससे क्या होता है, अगर हम मुख्य बातों को आरंभ में ही लिख देते हैं और छोटे संक्षिप्त लिखते हैं, जो देखता है उसको भी पत्र का आशय पता चल जाता है और वह उसका उत्तर भी देने में आसान हो जाता है। बहुत बड़ा पत्र नहीं लिखा जाता है, गोल मटोल बातें इसलिए नहीं लिखी जाती कि जो सामने वाला व्यक्ति है वह आपके जो भावना है जिसलिए आप पत्र लिख रहे हैं उसको भी समझ सके। इसी के साथ पत्र में अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बेटा बढ़ा चढ़ा कर। जैसे कुछ लोग की आदत होती है, गांव में दो लोग के बीच में कुछ कहा सुनी हुई, एक लोग कहेंगे अरे भैया उसको तो बहुत दौड़ा दौड़ा मारे, दूसरा व्यक्ति कहेगा अरे उसको 5 लोग दौड़ा दौड़ा घसीटते मारते हुए लेके चले गए। तो ये क्या बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है अतिशयोक्ति। 4 लोगों को पता चला कहीं 2-4 गाड़ियां जो है जाम लग गया
तो बताया जा रहा है बाप रे लाखों गाड़ियां वहां लाइन से खड़ी है, ठीक है, अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर। तो पत्र में किसी भी चीज की अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए, ज्यों का त्यों ही बताना चाहिए। और क्या दिया गया, अतिशयोक्ति, वाद जाल, वाद जाल यानी बातों की जो जाल होती है, कुछ बातें आप छुपाए, कुछ बातें प्रस्तुत करें, ऐसा नहीं होता है। विस्तृत विवरण के लिए स्थान नहीं होता है। अब बहुत बड़ा आपको विस्तृत विवरण नहीं होना चाहिए, छोटे में बड़ा विवरण हो जाए, छोटे शब्दों में ही अच्छा खासा विवरण हो जाए, ऐसा पत्र को लिखना चाहिए। पत्र में एक ही बात को बार बार दोहराया अगर जाता है तो इसको एक प्रकार का दोष माना जाता है पत्र का। पत्र में व्याकरण, मुहावरे, वर्तनी और विराम चिन्ह में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर मुहावरा आप लिख रहे हैं तो शुद्ध मुहावरा लिखे, जो बातें लिख रहे हैं शुद्ध वर्तनी की बातें लिखिए। इसमें जो लोग लिखते हैं या जो प्रयोग करते हैं वह शुद्ध और सरल हो और गलत उसमें त्रुटियां कोई भी ना हो, ऐसे ही पत्र को आपको लिखना चाहिए। तो ऐसे क्या होता है, आपके पत्र को देखने में भी आसान, समझने में भी आसानी होती है। अब आइए एक सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पत्र। दिया गया प्रश्न है, आप अपनी किसी चूक के लिए, दिया गया क्या, देखिए कि आप अपनी किसी चूक के लिए बहुत लज्जित हैं और मां के सामने जाने का साहस भी नहीं जुटा पा रहे हैं। तथ्यों को स्पष्ट करते हुए मां को पत्र लिखकर क्षमा याचना करिए। याद रखिएगा, ये मां को लिखा जा रहा है, यानी किसी अपने के लिए लिखा जा रहा है। तो पहले हमने बताया कि जब किसी आप अपने के लिए लिखते हैं तो वह अनौपचारिक पत्र होता है। अनौपचारिक पत्र में आपको भाषा का बहुत ध्यान नहीं देना होता है कि यहाँ पर बहुत आपको रिस्पेक्टफुली सम्मानित करते हुए महोदय आदि का, ऐसा नहीं। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, अपनी हृदय की जो भावना होती है उसको व्यक्त करना होता है और कम शब्दों में अपनी बातों को स्पष्ट रूप से लिख देना होता है। अब आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया गया है आपका ये जो है एड्रेस दिया गया, कहाँ क्या कैसे है ना, AC4 पब्लिक विहार नई दिल्ली, तिथि जो डेट होगा। अब एड्रेस के साथ अब क्या आ गया, जिसको लिख रहे हैं, पूज्य माता जी सादर प्रणाम। पूज्य माता जी सादर प्रणाम करते हुए आप उनका अभिवादन करते हैं। सर्वप्रथम जो भी है, पिताश्री, माताश्री, मेरे प्रिय मित्र, नमस्कार। अगर आपके सहपाठी हैं, आपके साथ में है तो आप नमस्कार भी लिख सकते हैं। आपसे बड़े हैं तो प्रणाम लिख सकते हैं। आपसे कोई छोटा व्यक्ति के लिए अगर आप लिख रहे हो तो उसको आशीर्वाद देते हुए या नमस्कार भी लिखकर आप काम चला सकते हैं। तो दिया गया, पूजनीय माता, पूज्य माताश्री, माता जी सादर प्रणाम। आपके द्वारा भेजा गया पत्र मुझे आज ही प्राप्त हुआ। घर के विषय में कुशल मंगल जानकर मेरा हृदय प्रसन्नचित हो गया। मां, कुछ दिनों से मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपसे अपनी मन की बात कहने का मन कर रहा है। आपने मुझे शोहर के साथ कहीं भी जाने को मना किया था, परंतु मां, मुझसे एक अपराध हो गया। परीक्षा समीप होने के बावजूद मैं उसके साथ फिल्म देखने गया था। मां, मुझे गलती का आभास है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आगे से कभी इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा। मुझे यह पता चल गया है कि यदि मैं उसके साथ अधिक रहूंगा तो मेरा मन भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। आज से मैं उससे दूर रहूंगा। आशा करता हूं कि आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर देंगी। आपका पुत्र, जो भी हो आपका नाम। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, छोटे में ही अपनी गलती को, माता का कुशलता जानते हुए घर के जो पत्र मिला था उसका भी उत्तर दे दिया कि बहुत प्रसन्नचित हूं कि घर पे सब कुशल मंगल है। अपनी गलती को भी व्याख्या किया कि मेरी ये गलती थी, मुझसे गलती हो गई है, और गलती के लिए दुख भी प्रकट करते हुए कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं इस गलती से, और क्षमा भी मांग लिया। और क्या किया, अंदर में विदा भी ले लिया। तो यह जो है अनौपचारिक पत्र था। एक पुत्र था जिसने गलती कर दी थी, माता ने उसको मना किया था कहीं जाने के लिए, उस किसी लड़के के साथ जो पढ़ने लिखने नहीं सही है, लेकिन उसने ना मान के फिल्म देखने गया। बाद में उसको अपनी गलती का महसूस जब हुआ तो वह अपनी मां से क्षमा मांग रहा है। कम से कम शब्दों में और स्पष्ट भाषा में उसने क्षमा मांग ली है। तो यह क्या है, अनौपचारिक पत्र है। अब यह
ऐसे ही अगर आप लिख रहे हैं तो ऐसे किसी अपने मित्र के लिए, किसी सखा के लिए, किसी भाई के लिए, अपनी बहन के लिए या किसी अन्य रिलेटिव रिश्तेदार के लिए लिखते हैं तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं। आप फिर से बता रहे हैं, अगर आपसे बड़ा है तो प्रणाम करें, आपका साथ है तो नमस्कार करें, आपसे छोटा है तो आशीर्वाद देते हुए या नमस्कार करते हुए भी आप लिख सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर और भी कुछ पत्र देखते हैं। अब हम एक अनौपचारिक पत्र देखते हैं। तो एक औपचारिक पत्र देखेंगे जो बहुत बार पूछा जाता है, शुक्ल मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। उसके ऊपर देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अभी इसके पहले हमने जब देखा कि जो हमारा पत्र लिखा था ये सब चीजें इधर लिखी थी वो औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र है। जब यह इधर लिखा है तो ये औपचारिक पत्र है। अब यहाँ पर देखिए कैसे सेवा में क्या देगा, सेवा में श्रीयुत या श्रीमान प्रधानाचार्य जवाहर पब्लिक स्कूल है ना, या आपका जो भी विद्यालय है, कोई भी विद्यालय का आप नाम लिख सकते हैं। जो भी एड्रेस है एड्रेस आप लिख दीजिए और एड्रेस के साथ साथ विषय। यहां पर देखिए सर्वप्रथम ही यह सब लिखने के बाद जिसके लिए लिख रहे हैं जिसका उसका नाम एड्रेस पूरा लिखने के बाद विषय तुरंत लिख दिया जाता है कि क्यों लिखा जा रहा है। विषय क्या है, शुक्ल मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, यह लिख दिया। अब आइए मान्यवर महोदय ना, या श्रीमान महोदय या आदरणीय महोदय आदि को लिखते हुए अब क्या करिए, यहां पर देखिए औपचारिक भाषा में साविनय निवेदन है। साविनय, विनय यानी विनम्रता से, सा यानी साथ में, सा और क्या विनय, विनय निवेदन है। सा विनय निवेदन के यानी कि विनम्रता के साथ निवेदन है। क्या निवेदन है, यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। किसका विद्यालय, अपना पहले परिचय दीजिए कि आप कौन हो, क्योंकि अनौपचारिक पत्र में तो वह व्यक्ति आपको जानता होगा कि आप कौन हो क्योंकि वो आपका मित्र, रिलेटिव या आपके घर परिवार का है। लेकिन अनौपचारिक पत्र में जरूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति आपको जानता ही हो, इसलिए उसमें आपका अपना परिचय देना आवश्यक हो। मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। मेरे पिता अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। कमरतोड़ महंगाई के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घर में प्रायः आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। इसमें देखिए पहले अपनी परेशानी दिखाई जा रही, क्यों, क्योंकि शुक्ल मुक्ति कराना है तो परेशानी दिखाई जा रही है कि क्या क्या दिक्कत है। मेरे 4 भाई बहन विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के खर्च का मानसिक बोझ पिताजी के सिर पर सदा रहता है। क्या रहता है बेटा, सारा खर्च दिखाया जा रहा है कि मेरे पिताजी झेल रहे हैं। अब क्या दिया गया, मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूं और कक्षा में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता हूं। खेल कूद में भी मेरा अच्छा रुचि है। मैं सीनियर ग्रुप फुटबॉल का कप्तान भी हूं। देखिए अपना पूरा परिचय दे दिया कि मैं क्या हूं, कैसे हूं, मैं क्या क्या करता हूं, मेरे पिताजी क्या है, पूरा परिचय दे दिया। अब मुख्य आशय पर आ गया कि अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें, जिससे मैं अध्ययन रत्न रहकर अपने भविष्य का संवार सकूं। मेरे अभिभावक आपके अत्यंत ही आभारी रहेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम है, दिनांक जो भी है, कक्षा जो भी है, आप यह स्वयं से डाल सकते हैं या आपका आज्ञाकारी शिष्य XYZ भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। या क्या है, एक औपचारिक पत्र है जो किसी एक पद क्या, एक प्रधानाचार्य। तो याद रखिएगा यहाँ पर पद पे आश्रित व्यक्ति का नाम लिखना आवश्यक नहीं है। पद का विवरण देना है कि वो किस पद पे आश्रित है, कहां पर है, उनका जो है एड्रेस जो भी है वो लिखने के साथ साथ विषय लिखना आवश्यक है कि आपका मुख्य विषय क्या है, ताकि वह सामने वाला तुरंत समझ जाए। बाकी उसमें आप अपना छोटा सा अपना परिचय देने के बाद आप जो है बाकी विवरण दे सकते हैं। अब आइए एक नियुक्ति पत्र भी पूछा जाता है, नियुक्ति पत्र को भी देखते हैं। जी बेटा, नियुक्ति पत्र कई बार कहा जाता है, आप कहीं कार्यरत होने जाते हैं तो आपसे मांगा जाता है, कहा जाता है कि आप एक नियुक्ति पत्र लिखिए ना, ज्वाइनिंग लेटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आइए उसको भी समझते हैं। दिया गया है, सहायक अध्यापक पद के लिए पत्र शैली में शिक्षा निदेशक
के नाम एक आवेदन पत्र। देखिए यहाँ पर दे दिया, किसको लिखा है, शिक्षा निदेशक ना के नाम पर एक आवेदन पत्र, आवेदन पत्र ये लिख रहे हैं, ये भी औपचारिक पत्र है। आइए लिखिए क्या, देखिए सेवा में शिक्षा निदेशक लखनऊ, जो भी आपकी राजधानी है, अगर शिक्षा निदेशक आप यूपी के हैं तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ है, एमपी के हैं तो जो भी आपके, ऐसे ही लिखा जाएगा शिक्षा निदेशक लखनऊ। विषय लिख दिया गया सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन पत्र। अब ये लिख दिया गया महोदय, दिनांक 11 मार्च 2020 सन है या जो भी डेट है XYZ को हिंदुस्तान टाइम्स में क्या किया गया, में प्रकाशित आपके विज्ञापन में मैं हिंदी में सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन कर रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यताएं एवं अन्य जानकारियों का विवरण इस प्रकार है। अब यहाँ पर देखिए कैसे विवरण दिया जाएगा। सबसे पहले इतना लिखने के बाद जहां पर आपने आवेदन, जहां से आपको सूचना मिली कि आपको यहाँ पर यह रिक्त स्थान खाली है, कहां से सूचना आपको मिली उसका विवरण दे दीजिए कि फला पेपर से मुझे यहाँ जानकारी हुई। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, अपना पूरा विवरण दे रहा हूं। नाम, पिता का नाम ना, जो भी आपका है, आपका जन्म, डेट ऑफ बर्थ, डीओबी जिसको कहते हैं, जन्म स्थान, अस्थायी पता जो भी आपका है, या आप लिख दीजिए XYZ, यहाँ पर जो भी हो XYZ, जो भी आपका नाम, एड्रेस, जो भी पता होता है इसको आप लिखिए, कुछ इसी प्रकार से लिखिए। और उसके बाद क्या करिए कि अब आगे बढ़ते हैं, अपने आगे देखते हैं और क्या चीजें हैं। यह सब लिखने के बाद आइए अब बढ़ते हैं कि आगे आपको विवरण क्या देना है। आगे फिर आपको विवरण क्या देना होगा बेटा, ऐसे ही कॉलम बनाकर कि परीक्षाएं आपने क्या क्या दी है, आपकी योग्यताएं क्या है, वर्ष, अंक, प्राप्तांक की प्रतिशत, विषय और बोर्ड परीक्षा दिया गया। हाई स्कूल में 2003 में पास हुआ, कितना 500 में से 325 पाया, 65%। विषय क्या था, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक अध्ययन, ये यूपी बोर्ड से। इंटरमीडिएट में भी 2005 में पास किया है, 350 नंबर पाया है, यूपी बोर्ड से है, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कला। बीए 2008 में कंप्लीट किया है 62% से ना, और हिंदी, संस्कृत, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि। फिर बीएड किया 2009 में संस्कृत एवं नागरिक शास्त्र, ऐसे 71.4% बना। या उसने विवरण दिया अपनी पूरी शैक्षिक योग्यता के विवरण देते हुए। फिर क्या किया, अन्य गतिविधियां, आप अन्य क्या क्या किए, विद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर हुई वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता, कुछ एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सफल संचालन का अनुभव भी है, ये भी बताया जा रहा है। जो जो आपको अनुभव है कि मैं खेल चुका हूं, मैं यहाँ पर इस टीम में था, या मैंने ये कार्य किया है, ऐसे प्रोग्राम को मैं क्या किया हूं, संचालित करा चुका हूं। अस्थायी पता आपका जो है, परमानेंट एड्रेस जो है, आप अपना लिखिए। मेरे अध्यापन में अत्यधिक रुचि है, मेरी जो है अध्यापन में क्या, अपनी रुचि भी बताइए कि आप में रुचियां क्या क्या है, किस चीज को आप करना चाहते हैं, इसको भी आप करिए। अध्यापन में अत्यधिक रुचि है, यदि आपने इस पद का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा, उत्तरदायित्व जो है मुझे सौंपा, तो मैं पूर्ण निष्ठा से उसका निर्वाह करूंगा तथा कभी भी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। सेवा का अवसर प्रदान कर कृतार्थ करें, धन्यवाद। संलग्न प्रमाण पत्र, जितने भी आपको प्रमाण पत्र है, ऐसे लिखा जाएगा कि क्या क्या आप उसमें लगा रहे हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, बीएड, चरित्र प्रमाण पत्र, या उसके बाद धन्यवाद, अपना नाम, बस, या आपने लिख दिया, या आपका क्या हो गया, औपचारिक। ये भी एक नियुक्ति पत्र भी आपके कंप्लीट हो गई। कई बार पूछा जाता है, ठीक, तो ये आपकी एक नियुक्ति पत्र है। अन्य कई भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि लोन प्राप्ति के लिए, लोन प्राप्ति का अर्थ क्या है कि ऋण पाने के लिए बैंक को लिखिए, सफाई के लिए अपने प्रधान को लिखिए, अपने ग्राम सेवक को लिखिए, या अपने विधायक को लिखिए, किसी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजित करने के लिए अपने जो है क्षेत्राधिकारी को लिखिए। आज ऐसे प्रकार के चीजें को लिखा जाए, टॉपिक पूछ सकता है, कुछ इसी प्रकार आपका लिखा जाएगा। अब आइए हम चलते हैं अपने निबंध लेखन के ऊपर। 7 नंबर आपको इसमें मिलने हैं। व्यक्ति अपने विचारों तथा दिया गया कि निबंध को पहले समझते, निबंध क्या है। निबंध लेखन 7 नंबर का आपका आता है। व्यक्ति अपने विचारों तथा भावों को अभिव्यक्त करने हेतु भाषा के मौखिक तथा लिखित रूप का सहारा लेता है। किसी भी व्यक्ति के लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए सामान्य भाषा, जो सामान्य सबसे अच्छी और ठोस कसौटी है, वो निबंध है। देखिए क्या बताया गया कि किसी व्यक्ति के विचार कैसे हैं, उसका लेखन कैसा है, उसका
क्या भाव है, कितना उसको ज्ञान है, लिखने में वो कैसा है, इसको जानने के लिए, उसकी क्षमता को टेस्ट करने के लिए या परीक्षण करने के लिए सबसे अच्छी जो विधा है वो शैली है, और ठोस शैली या कठोर शैली वह है क्या है, आपकी निबंध है। और सामान्य शब्द में देखिए इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से व्यक्ति की ज्ञान, अनुभव, सोच एवं भावना को भी परखा जा सकता है। व्यक्ति कैसा विचार का है, उसका अनुभव कितना है, उसका ज्ञान कितना है, उसकी भावना कैसी है, कैसे किसी चीज को व्यक्त करता है या क्या कहता है, उसके निबंध जब वो लिखेगा तो उसके विचारों, उसको पढ़कर उसके विचारों को समझा जा सकता है कि कैसा व्यक्ति है। तो अब जैसे अगर कहा जाए कि एक ग्लास है, एक ग्लास में जल इतना भरा हुआ है, कुछ लोग इसको क्या देखेंगे कि ये आधा भरा हुआ है, पहले कुछ लोग देखेंगे कि आधा खाली है, वो क्या ऋणात्मक की ओर जाएंगे कि आधा खाली है, और लेकिन कुछ लोग पॉजिटिविटी में देखते हैं ना, धनात्मक की ओर देखते हैं, अरे नहीं ये तो आधा भरा हुआ है। तो ऐसे विचारों को कि वह पॉजिटिव थिंकिंग का है, निगेटिव थिंकिंग का है, कैसे क्या है, इसको समझने के लिए निबंध का प्रयोग किया जाता है, ताकि उसके विचारों, उसके मनोभाव, उसके अनुभव आदि को समझा जा सके और उसको क्या किया जा सके, उसके ऊपर विचार किया जा सके। अब आइए चलते हैं अपने निबंध के कुछ प्रकार को समझते हैं। आगे दिया गया कि क्या सामान्य शब्द में कहें तो निबंध गद्य की एक ऐसी विधा है जिसमें निबंधकार अपने भाव या विचारों को सुसंगठित, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है। क्रमबद्ध तरीका यानी एक क्रम में एक एक चीज करके वो प्रस्तुत करता जाता है। निबंध के मुख्य जो रूप है, जो कुछ मुख्य प्रकार हैं दिया गया वो 4 प्रकार के हैं। यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, ध्यान दीजिएगा कि दिया गया कि निबंध के जो प्रकार है वो क्या है बेटा, कितने हैं, निबंध के आपके 4 प्रकार हैं, 4 प्रकार माने गए हैं। वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और व्यंग्यात्मक निबंध। इस पे कभी मौका रहा तो हम आगे टिप्पणी करेंगे कि आपका वर्णनात्मक निबंध कौन सा है, विचारात्मक निबंध कौन सा है, भावात्मक निबंध कौन सा है, विवाहात्मक निबंध कौन सा है ना। तो इनके ऊपर हम बाद में, व्यंग्यात्मक निबंध कौन सा है, इन सब पे बाद में चर्चा करते हुए आइए हम एक निबंध को पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखने का तरीका याद रखिए, जैसे पहले छोटे बच्चे होते हैं लिख देते हैं, अगर दिया गया कि गाय पर निबंध लिखिए तो वो ऐसे लिखेंगे, गाय एक जानवर है, गाय के 4 पैर है, गाय के एक पूंछ है, गाय की एक आंख है, गाय के 2 सींग है, ऐसे 2 आंख है, 2 सींग है ना। तो ऐसे निबंध नहीं लिखा जाता, या तो छोटे बच्चों को केवल दे दिया जाता है या बच्चे लिख देते हैं। निबंध का जो तरीका है वो एकदम अलग ही होता है, उसका जो लिखने का फंक्शन है वो एकदम ही अलग होता है। पहले उसको समझिए। सर्वप्रथम तो निबंध को हम लोग लगातार नहीं लिखते हैं, निबंध को कई टॉपिकों में, कई बिंदुओं में हम लोग बांट देते हैं, उसके कई अंगों को प्रदर्शित करते हैं एवं पैराग्राफ वाइज हम उसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखा क्या जाएगा निबंध कि किस टॉपिक पे ऊपर डाल दिया निबंध, नारी शिक्षा का महत्व। बहुत महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण निबंध यह भी हो सकता है, कई बार पूछा जाता है, नारी शिक्षा का महत्व या नारी शक्तिकरण आदि। तो इसमें सबसे पहले हमारी रूपरेखा आती है कि क्या क्या इसमें आपने दिया गया, रूपरेखा लिखना आवश्यक है। दिया गया क्या, प्रस्तावना। प्रस्तावना का अर्थ होता है बेटा किसी भी बिंदु के ऊपर उसका परिचय देते हुए उसका ओपनिंग, जैसे कहते हैं ना कि ओपनिंग कर रहे हैं। ओपनिंग का अर्थ क्या है कि उसकी प्रस्तावना दे रहे हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या जरूरी, ये छोटे से 2-4 लाइनों में उसकी प्रस्तावना देते हैं। फिर अब इसके आगे जब चलते हैं तो इसको कई टॉपिक बात दिया, जैसे दिया स्त्री शिक्षा का अंतित और वर्तमान ना, नारी शिक्षा का आवश्यकता, क्यों आवश्यकता है, नारी शिक्षा का रूप, आधुनिक शिक्षा, उपसंहार, भारत में नारी शिक्षा की वर्तमान स्थिति। उपसंहार का अर्थ क्या होता है, निचोड़, क्या निकल रहा है, अर्थ क्या निकल रहा है, ये चीज हो गया आपका। और इसके साथ साथ अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए प्रस्तावना दिया गया। एक समय था जब किसी भारतवर्ष जगत गुरु कहलाता था, हमारा भारत क्या कहते जगत गुरु कहलाता था। विश्व के कोने कोने से शिक्षार्थी यहाँ आके विद्या प्राप्त करते थे, विद्यालयों में रहते थे, विद्या ग्रहण करते थे। ये क्या दिया गया, प्रस्तावना दे दिया गया है। फिर दे दिया गया दूसरा टॉपिक दोबारा का, स्त्री शिक्षा का अंतित और
जो है वर्तमान क्या है, पहले कैसे था, अब कैसे है ना। फिर उसके बाद नारी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, नारी शिक्षा का रूप क्या है, ये दे दिया गया, उसके बारे में चर्चा कर दी गई। फिर दिया गया है आपका, आगे जब हम चलते हैं तो आगे की जो रूपरेखा है वह दे दिए कुछ उसके बारे में। दोहा अगर दोहा है तो दोहा, या कोई भी जो आपके पास माध्यम है तो उस माध्यम में आप कविता आदि को भी लिख सकते हैं, ताकि आपका निबंध जो है थोड़ा सा बेटा क्या लगे, अच्छा लगने लगे। जैसे दीदी की दया माया ममता लो आज मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है प्यास ना, तुम्हारे लिए खुला है पास। तो यह क्या है, जैसे तो ऐसे भी लाइनों को हम जब प्रस्तुत करते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है। नारी दया का, ममता का, मधुरिमा, विश्वास, स्वच्छता, संपूर्ण त्याग आदि का क्या है, एक वृत्त है, एक रूप है, यह भी लिख दिया। तो ऐसे उसको प्रस्तुत किया जाता है, यानी उसकी दोनों हर तरीके से, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उससे फायदा, उससे नुकसान, वर्तमान में कैसे है, भविष्य में कैसा हो सकता है, पीछे कैसे था, आदि का विवरण अच्छे से देना एक क्रमबद्ध तरीके में सबसे न, और उसका रूपरेखा प्रस्तुत करना, यही क्या है, निबंध है। फिर आधुनिक शिक्षा दे दिया, उपसंहार, उपसंहार में क्या निचोड़ क्या आया कि क्या करना चाहिए, या हो गया आपका निबंध कंप्लीट हो गया। जब अगर यदि आप ऐसे लिखते हैं तो 7 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, आपको मिलना ही मिलना है, पूरा नंबर आपको मिलना ही मिलना है, कोई भी रोक नहीं सकता। अब आइए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण निबंधों को हम जानते हैं कौन कौन से, उनकी रूपरेखा कैसे हो सकती है उसको भी जानिए। सबसे पहले दिया गया प्रदूषण की समस्या और समाधान अथवा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य या प्रदूषण तथा मानव समाज, या इतने प्रकार के प्रश्न हो तो रूपरेखा बना सकते हैं। प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का प्रकार, प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां, समस्या का समाधान क्या होगा, उपसंहार लिख दीजिए। मोबाइल फोन से लाभ या हानियां या दे दिया गया, या दिया गया है, तब भी रूपरेखा आप बनाएंगे कैसे, रूपरेखा प्रस्तावना, सबसे पहले हर चीज में प्रस्तावना और अंत में उपसंहार होना आवश्यक है आपका। तो अगर यदि आप ऐसा नहीं लिखते तो आपकी ये जो है गड़बड़ी हो सकती है। प्रस्तावना दिया, प्रस्तावना सुविधाएं का खजाना दे दिया, मोबाइल का विवरण दे रहा है, सुविधाओं का खजाना है भाई, जीवन शैली का भिन्न हिस्सा भी है, सबके पास है, बिना उसके कोई रह नहीं पा रहा है। हानियां क्या है उसको भी बताया, लाभ क्या है उसको बताया, हानि क्या है उसको बताया, फिर उपसंहार आ गया। छात्रों और अनुशासन, छात्र अनुशासन या अनुशासन का महत्व या छात्रों के जीवन में अनुशासन आदि का ऐसे प्रकार का टॉपिक है, तो आप इस प्रकार की रूपरेखा लिख के बनाकर अपनी का जो है निबंध को लिख सकते हैं। प्रस्तावना, विद्यार्थी और विद्या, अनुशासन का स्वरूप और महत्व, अनुशासनहीनता के कारण ना निवारण के उपाय और उपसंहार। अब जनसंख्या वृद्धि का एक अभिशाप अथवा जनसंख्या वृद्धि का समस्या जो है इसके ऊपर लिखना है, तो प्रस्तावना लिखिए। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण तर्कार्थ, आर्थिक सर्वेक्षण, जनसांख्यिक लाभांश या जनसांख्यिक अभिशाप, अत्यधिक जनसंख्या, कारण प्रभाव और समाधान, जनसंख्या वृद्धि के कारण ना, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि से बचाव के उपाय, उपसंहार, या आप टॉपिक बना सकते हैं। इसी के साथ साथ अब आगे अपने अगले टॉपिक पे चलेंगे तो वह भी हम क्या पाएंगे, आगे कुछ और टॉपिक को भी हम जानते हैं, उसके ऊपर जो हमारी आगे बिंदु उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं कि क्या कैसे है ना। अब दिया गया जैसे अगर पांचवा बात करें, स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम दे दिया या देश प्रेम दे दिया या अपनी मातृभूमि भारत दे दिया, तो उसके बारे में ऐसे लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, रूपरेखा होगा, प्रस्तावना होगा, देश प्रेम के स्वाभाविकता होगा, देश प्रेम का अर्थ, देश प्रेम का क्षेत्र, देश के प्रति कर्तव्य, भारतीयों का देश का प्रेम, भारतीय जो भारतीय लोग हैं वो देश के प्रेम क्यों ऐसे करते हैं, देश माँ का एक जो स्वरूप है उसका, हम लोग माँ क्यों मानते हैं भारत देश को, देश के प्रति समर्पण की भावना क्या है, और उपसंहार यानी निष्कर्ष क्या निकला। स्वच्छता अभियान की सामाजिक जो है उसकी सफलता क्या है, स्वच्छ भारत संपन्न भारत का अभिप्राय क्या है, ऐसे प्रकार के टॉपिक हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार रूपरेखा बना सकते हैं। प्रस्तावना ना, मोदी जी की स्वच्छता अभियान की संकल्पना, स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब हुई, स्वच्छता अभियान हेतु नवरत्नों की घोषणा, स्वच्छता अभियान का प्रारूप क्या है, शहरी क्षेत्रों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, विद्यालय के लिए ना, स्वच्छ भारत
एवं संपन्न भारत का जो नारा है उसका उपदेश क्या था, और उपसंहार, इस प्रकार का आप टॉपिक ले सकते हैं। आखिरी जो बहुत महत्वपूर्ण हमारा है वह कुछ इस प्रकार है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसको भी काफी बार पूछा गया है। प्रस्तावना, मानव जीवन में विज्ञान का महत्व, दैनिक जीवन को सरल करने वाला साधन, कार्य क्षेत्र में विज्ञान की भूमिका, विज्ञान अभिशाप का कारण, सुरक्षा एवं बचाव, उपसंहार, निष्कर्ष का है। इस प्रकार के अगर आप जो हम बातें करते हैं इनको लिखते हैं तो यह क्या है आपका, या इस प्रकार से अगर आप निबंध लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो आज हमने क्या सब सीखा बेटा, फिर से हम एक बार टॉपिक की बात करते हैं। तो आज हमने जो सीखा है वह हमारा है निबंध रचना और पत्र रचना, निबंध पत्र लेखन, उसके बारे में समझा आज के बारे में। अब इसी के साथ हम अपने आगे वीडियो में जल्द से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।